तो हमने प्लॉइडी आपको क्रोमोसोम समझा दिया था ना मैंने कि क्रोमोसोम क्या होते हैं। जी सर। ठीक है, नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट प्रोफेज, है ना। प्लॉइडी। अच्छा, क्वेश्चन कराया था कोई प्लॉइडी के बाद? चलिए एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, ठीक है, आंसर बताएंगे आप। इन डिप्लॉयड प्लांट सेल, एक क्वेश्चन लिखा है, इसका आंसर बताया। रिवाइज कर रखा है या मैं आपको रिवाइज करवाऊं? आपने रिवाइज कर किया है या मैं आपको रिवाइज दिलवाऊं? चीजें याद है पिछले क्लास की? सर पूरी तो नहीं बट थोड़ी थोड़ी याद है। ठीक है ठीक है, देखो मैंने आपको बताया था कि इंटरफेस हमने बेसिकली कर लिया था। इंटरफेस में मैंने क्या बोला था कि 3 फेज होते हैं। कितने फेज होते हैं इंटरफेस में? आपको मैंने बताया था, ठीक है, कुछ इस तरह से मैंने आपको बोला था कि इंटरफेज में, काफी दिन हो गए ना हमारे क्लास को। ये मैंने जी बोला सर। था एम फेज, और यहाँ पर मैंने बोला था आपको G1 फेज, दिस विल बी आर एस फेज, और यहाँ पर मैंने बोला था G2 फेज, है ना। यहाँ पर सेल के अंदर अगर क्रोमेटिन मटेरियल है ना, तो यहाँ पर इनिशियल अमाउंट को हमने बोला था 2C। इनिशियल डीएनए के अमाउंट को हमने क्या बोला था? 2C। एस फेज में क्या होता है, डीएनए डबल हो जाता है, तो यहाँ पर 2C से एंटर किया है तो कहाँ पर पहुंचेगा, 4C हो जाएगा अमाउंट। और G2 में क्या हो गया है, डीएनए डबल हो गया, तो यहाँ पर अमाउंट कितना होता होगा, 4C। जीवन, यहाँ पर इस क्रोमेटिन को अगर मैं क्रोमोसोम में कन्वर्ट करूं तो ये क्रोमोसोम कैसा दिखेगा, इस तरह का क्रोमोसोम दिखेगा। ठीक है, अगर G2 में क्रोमोसोम को कंडेंस करूं तो किस तरह का क्रोमोसोम दिखेगा, किस तरह का क्रोमोसोम दिखेगा, लेट मी ड्रॉ इट, कुछ इस तरह का। 2 क्रोमेटिड वाला। कितने क्रोमेटिड है इसमें? इसमें कितने क्रोमेटिड है बेटा? 2 क्रोमेटिड, टू। है ना। और इसमें कितने क्रोमेटिड है बेटा? 1 क्रोमेटिड, 1 क्रोमेटिड। अच्छा एक बात बताओ, क्रोमोसोम विजिबल कहां पर होता है? क्रोमोसोम तो विजिबल कहां पर होता है बेटा? एम फेज में होता, कहां पर विजिबल है, एम फेज में। लेकिन मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, फोर्सफुली कंडेंस करो, तो फोर्सफुली कंडेंस करेंगे तो ये कैसा क्रोमोसोम दिखेगा, 1 क्रोमेटिड वाला। और G2 में कंडेंस करेंगे तो कितने क्रोमेटिड वाला, 2 क्रोमेटिड वाले। ये कितने, ये आर्म है, कितने आर्म टोटल दिख रहे हैं यहाँ पर, 1 2 3 4, 4 आर्म दिखते हैं। यहाँ पर कितने आर्म दिख रहे हैं? 2 आर्म्स। 2 आर्म्स, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि जीवन में डिप्लॉयड प्लांट से, डिप्लॉयड का मतलब क्या होता है बेटा, डिप्लॉयड का मतलब क्या है, एक जैसे कितने क्रोमोसोम, 2। क्रोमोसोम, एक मदर से आए होंगे, एक फादर से आए होंगे, तो यानी इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, 2N, क्या बोल सकता हूँ, 2N, है ना। डिप्लॉयड को 2N से डिनोट करते हैं। तो क्या बोल रहा है, इन अ डिप्लॉयड प्लांट सेल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना बता रहा है, 36। कितने क्रोमोसोम बता रहा है, 36। कौन से स्टेज में, G2 में। तो कैसे क्रोमोसोम है, कुछ इस तरह का क्रोमोसोम दिखेगा। ऐसे क्रोमोसोम कितना बता रहा है, 36 बता रहा है, तो यानी 2N की वैल्यू कितनी है, 36। आपको पूछ रहा है क्रोमोसोम जीवन में कितने होंगे, जीवन में कितने क्रोमोसोम होंगे, G2 में 36 है तो। चलो मैं याद दिला देता हूँ, याद दिला देता हूँ, कोई बात नहीं। देखो, सर हाफ होंगे इसके। नहीं 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 बेटा, देखो, यहां और यहां पे G1 और G2 में क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, सेम होता है। बस यहाँ पर क्रोमोसोम कैसा होता है बेटा, मान लो, मान लो यहाँ पर क्रोमेटिड था,
ये क्रोमेटिड था, इसको क्रोमोसोम में कन्वर्ट किया तो ये ऐसा क्रोमोसोम दिखा। यहाँ पर क्रोमेटिड कितना हो गया, डबल हो गया या नहीं हो गया, डीएनए का अमाउंट डबल हो गया। तो यहाँ पर इसको कन्वर्ट किया तो कैसा दिखा क्रोमोसोम, ऐसा दिखा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कितना क्रोमोसोम बनाया, एक क्रोमोसोम। यहाँ पर कितना क्रोमोसोम है, 1। यहाँ पर भी कितना क्रोमोसोम है, 1। बस G1 और G2 में फर्क क्या है, यहाँ G2 वाले क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड, 2 क्रोमेटिड। G1 वाले में क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड, 1 क्रोमेटिड। G2 में कितना अमाउंट, डबल अमाउंट। G2 में हमेशा कितना होगा बेटा, 4C होगा। रिवाइज करना एक बार, G2 में हमेशा कितना होगा बेटा, 4C। G1 में हमेशा कितना होगा, 2C। क्यों, G1 में यहाँ पर क्रोमेटिड था, एस फेज में क्या हुआ बेटा, क्रोमेटिड क्या हो जाता है, डबल हो जाता है ना, याद आ रहा है। जी सर। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब G1 में और G2 में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, सेम होते हैं। G1 और G2 में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो अगर G2 में 36 है तो G1 में कितने क्रोमोसोम होंगे, आप खुद बताइए। 36। 36। लेकिन G2 में कैसा क्रोमोसोम होगा, G2 में ऐसा वाला क्रोमोसोम होगा, यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया। लेकिन G1 में कैसा वाला क्रोमोसोम होगा, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, सिंगल क्रोमेटिड वाला। कैसा क्रोमेटिड वाला, सिंगल क्रोमेटिड वाला, है ना। जी सर। और G2 में कैसा क्रोमेटिड वाला, यहाँ पर डबल मैंने क्रोमेटिड। डबल, 2 क्रोमेटिड्स। कैसे क्रोमेटिड, यहाँ G2 में बात कर रहे हैं तो 2 क्रोमेटिड क्रोमोसोम, है ना, 2 क्रोमेटिड क्रोमोसोम। एक बार रिवाइज कीजिएगा अगले क्लास में। अगली क्लास क्या है हमारी, थर्सडे को है ना, तो आप रिवाइज करके एक बार अगर कुछ डाउट होगा तो पूछ लेंगे। अच्छा, गेमीट क्या होता है आप जानती हैं, गेमीट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय गेमीट। सो गैमीट तो दो फ्यूजन से स्पर्म, बनता है। नहीं 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 बेटा, गैमीट का मतलब क्या है, या तो इधर स्पर्म और इधर ओवम, या तो स्पर्म होगा या तो ओवम होगा। तो आपने पढ़ा होगा कि अगर 46 क्रोमोसोम होते हैं मेल में, कितने क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम, तो ये गेमीट बनाता है यानी स्पर्म बनाता है। तो क्रोमोसोम नंबर कितने हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं या नहीं हो जाते हैं। नहीं याद आ रहा है तो मैं आपको बताता हूँ, हमारे में कितने क्रोमोसोम, 46। 46 46। क्रोमोसोम मेल में, मेल क्या बनाएगा, स्पर्म बनाएगा, ठीक है। और 46 क्रोमोसोम किसमें, 46 क्रोमोसोम किसमें बेटा, फीमेल में। फीमेल किसमें में। बेटा, फीमेल में। अच्छा एक बात बताओ, 46 क्रोमोसोम फीमेल क्या बनाएगी, ओवम बनाएगी, है जी। ना। जी, वेरी गुड। तो फीमेल ओवम बनाएगी। अगर 46 क्रोमोसोम ही चले गए ओवम में, 46 से 46 क्रोमोसोम चले गए, और स्पर्म में मान लो कितने क्रोमोसोम चले गए, 46 वही चले वही। गए, मान लो 46 चले गए, ठीक है। तो ये दोनों जब फ्यूज करेंगे, दोनों फ्यूज करते हैं ना, स्पर्म और ओवम, याद आ रहा है आपको, 10th में जी पढ़ा सर। होगा। तो ये दोनों मिलके कितने बन जाएंगे, 46 प्लस 46, 92, है ना। 92। क्या, लेकिन हम लोग की बॉडी में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 92 होते हैं या 46। 46 होते हैं। 46। तो यानी ये 46 क्रोमोसोम क्या होता होगा, गलत है। यानी 46 का क्या बनता होगा, आधा बनता होगा, 23 क्रोमोसोम आता होगा। अगर मैं 23 क्रोमोसोम आए इसमें स्पर्म में, और अगर ओवम में 23 क्रोमोसोम आए, है ना, तो ये 23 और 23 मिलके क्या बनाएंगे, 46 बनाएंगे। तो 46 ये वाला मेथड सही है या ये वाला मेथड सही है। 46 वाला में। हाँ, यानी क्रोमोसोम, गेमीट में क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं नहीं मालूम था, तो गेमीट में क्या होते हैं, क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाते हैं, आधा। यानी अगर 2n है, ये आधा का मतलब क्या है, 2n है 36, तो आधा का मतलब क्या हो गया, 18, है 18। ना, 18। तो गेमीट हमेशा कैसे होते हैं, गेमीट हमेशा कैसे होते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हमेशा कैसे होते हैं, एन होते हैं। एन का मतलब क्या है, यानी अगर 2n है तो उसको क्या कर दो, आधा कर दो। अगर 3n है तो उसको क्या कर दो, अगर 3n इज इक्वल टू 36 होता तो क्या करते, n इज इक्वल टू क्या हो जाता, 36/3 हो जाता, ठीक है। तो हमेशा गेमीट कैसा होता है, याद रखो, गेमीट कैसा होता है, n होता है। n का मतलब क्या होता है बेटा, हैप्लॉइड। n का मतलब क्या होता है, हैप्लॉइड। 2n का मतलब क्या होता है बेटा, 2n का मतलब क्या होता है, डिप्लॉयड। डिप्लॉइड। बताया था मैंने पिछले क्लास में शायद से। जी सर। हैप्लॉइड का मतलब क्या है, 1 क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल फॉर 1 कैरेक्टर। डिप्लॉइड का मतलब क्या है, 2 क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल फॉर 2 2 कैरेक्टर, कैरेक्टर्स। 1 कैरेक्टर, सॉरी। अमाउंट ऑफ डीएनए जीवन में कितना होगा, अमाउंट क्या होगा जीवन में, सो G1 में 2C। वेरी गुड, 2C। और G2 में कितना होगा, हमेशा G2 में 4C। कितना होगा बेटा, 4C, वेरी गुड। 4C। अच्छा, क्रोमेटिड कितने होंगे जीवन में, G1 में सर 36। वेरी गुड, 36। और G2 में कितने होंगे, सर 36 का डबल 9। 72, 72। यस सर। ठीक है। तो कॉपी कीजिए जल्दी से, ये ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो कॉपी कर ले, यस सर। आगे बात करते हैं फिर।
हो गया सर। हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, जी नॉट स्टेज क्या होता है ना? जी नॉट स्टेज, जी नॉट जी नॉट स्टेज या क्विसेंट स्टेज है ना? जी नॉट स्टेज या क्विसेंट स्टेज। ठीक है, सेल की बात करूं, अगर मैं सेल की बात करूं तो सेल में क्या होता है बेटा? सबसे पहले सेल कहां पे जाता है? एम फेज, सेल डिवीजन करके। सेल डिवीजन करेगा, उसके बाद सेल कहां पे एंटर करेगा? ग्रोथ करेगा, जीवन। उसके बाद सेल क्या करेगा? अपने डीएनए को डुप्लीकेट करेगा, एस। उसके बाद और क्या कर रहा होगा? ग्रोथ कर रहा होगा, G2। यही होता है ना? तो सेल सेल क्या करता है? G1 S देन G2, अगेन इट विल एंटर इनटू एम फेज, है ना? अगर मान लो ये सेल साइकिल है ना? ये सेल साइकिल है, एक सीक्वेंस को फॉलो करता है। अगर मान लो सेल क्या कर रहा है, जीवन सेल को, ये सेल है, ये मान लो सेल है, इसने जीवन की जगह, जीवन के बाद कहां पे जाता है सेल? जीवन में तो के बाद कहां जाता है? एस। एस में ना जाकर ये सेल कहां चला गया? एक दूसरे स्टेज में चला गया, जहां पर सेल क्या है? इनएक्टिव है। जहां पर सेल क्या है बेटा? इनएक्टिव। इनएक्टिव। उस स्टेज को हम क्या बोल रहे हैं? जी नॉट स्टेज बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? जी नॉट स्टेज। अच्छा, जी नॉट से वापस सेल कहां जा सकता है? जीवन में वापस एंटर कर सकता है, और जब जीवन में एंटर करेगा तो वो अगेन इट विल कंटिन्यू इट्स सेल साइकिल। कहने का मतलब क्या बोल रहा हूं, कभी कभी सेल सेल साइकिल को एग्जिट कर जाता है और इनएक्टिव स्टेज में पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है? इट विल एंटर इन इनएक्टिव स्टेज। दैट इनएक्टिव स्टेज इज नोन एज जी नॉट और क्विसेंट स्टेज, है ना? तो मैं क्या बोल रहा हूं, सेल एग्जिट सेल साइकिल, सेल एग्जिट एग्जिट सेल साइकिल, सेल साइकिल एंड एंटर इनटू इनएक्टिव स्टेज। और कहां पर एंटर कर जाएगा? इनएक्टिव स्टेज में। ठीक है, और इन इसी इनएक्टिव स्टेज को क्या बोलेंगे? कॉल्ड क्विसेंट स्टेज। क्या बोलते हैं? क्विसेंट स्टेज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड में ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन पूछ लिया जाएंगे, और इवन नीट में भी पूछा जा सकता है ना, क्विसेंट स्टेज। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कोई पूछे सेल क्या डिवाइड कर सकता है? तो नहीं, सेल डिवाइड नहीं कर सकता। अगर सेल डिवाइड करना होता तो उसको कहां पर एंटर करना पड़ता? एम फेज में एंटर करना फेज पड़ता में। है ना? तो यहाँ पर डिवीजन, सेल का डिवीजन हो रहा है क्या? नहीं, सेल का डिवीजन यहाँ पर नहीं हो रहा है, नो डिवीजन। ठीक है, क्या यहाँ पर? अच्छा, जो सेल डिवाइड नहीं करते उनको क्या बोलते हैं? सेल विच डू नॉट डिवाइड आर नोन एज परमानेंट सेल। परमानेंट सेल सेल्स। विच डू नॉट डिवाइड, विच डू नॉट डिवाइड, उसको क्या बोलते हैं? परमानेंट सेल बोलते हैं। वी कॉल्ड देम एज परमानेंट सेल। ठीक है, तो एक बात बताओ, कैन वी कॉल दिस परमानेंट, कैन वी कॉल दिस, can we call this stage, can we call the cell in G naught stage as a permanent cell? क्या मैं नो सर। सेल, नहीं, क्यों नहीं बोल सकते हैं परमानेंट सेल? देखो इसमें डिवीजन नहीं हो रहा है, इस स्टेज में क्या हो, डिवीजन नहीं हो रहा है। क्योंकि ये वापस जाके डिवीजन स्टार्ट कर वापस सकता है। जाके डिवीजन कर सकता है, तो वी कैन नॉट कॉल दिस सेल एज अ परमानेंट सेल। तो क्या ये परमानेंट सेल है? तो आंसर वुड बी नो। तो ये क्वेश्चन हो गया नीट का। ठीक है, क्वेश्चन स्टेज क्वेश्चन किसका हो गया? बोर्ड का। और ये यहाँ से क्वेश्चन किस पे पूछा जा सकता है? नीट पे पूछा जा सकता है। ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं कह सकता हूं क्विसेंट स्टेज एक्ट एज अ रिजर्वायर ऑफ सेल, एक्ट एज अ रिजर्वायर ऑफ सेल, यहां पर क्या होंगे? बहुत सारे सेल जमा हो गए होंगे। जब जब ऑर्गन को या ऑर्गेनिज्म को सेल की जरूरत होगी, तो वो जी नॉट स्टेज से सेल वापस कहां पे चले जाएंगे? सेल साइकिल में चले जाएंगे, है जी। ना? जी। एक्ट एज रिजर्वायर ऑफ सेल। ये कॉपी करें, फिर आगे बात करते हैं। ओके।
Completed, sir. डन, ओके। Yes. चलिए आगे बात करते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट, अच्छा वी विल राइट डाउन अ नोट, ठीक है। अच्छा मान लीजिए डीएनए डैमेज रिपेयर अकर इन डीएनए, कोई पूछे डीएनए डैमेज, मान लो सेल के अंदर सेल पैदा हुआ, सेल क्या हुआ, अभी पैदा हुआ है, और सेल के अंदर क्या हुआ बेटा, डीएनए में डैमेज आ गया। तो डीएनए में डैमेज होना अच्छी बात है या खराब बात है? गलत बात है। गलत बात है। अगर डीएनए खराब हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा, ऑर्गेनिज्म में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो एक बात बताओ, डीएनए डैमेज जो रिपेयर, डीएनए डैमेज रिपेयर कौन से स्टेज में होना चाहिए, कौन से फेज में होना चाहिए रिपेयर अकर इन? आप खुद सोचो एस फेज में। बेटा, देखो सोचो, अगर मान लो यहाँ पर डीएनए डैमेज हुआ है, यहाँ पर मान लो डीएनए डैमेज हुआ है, ठीक है। अगर एस फेज में चला गया, मान लो, या यहाँ पर सेल पैदा हुआ है, कहीं पे भी डीएनए डैमेज हो गया, सेल पैदा होते के साथ डीएनए डैमेज हो गया, अगर बेटा एस फेज में चला गया, तो एस फेज में क्या होता है, डीएनए डबल होता है या नहीं होता है? डबल होता है। तो अगर खराब डीएनए, डीएनए डैमेज का मतलब क्या है, डीएनए खराब हो चुका है, तो वो जो डबल हुआ होगा वो भी कैसा डीएनए बना होगा, खराब। तो वो डीएनए फिर कहां पर एंटर करेगा, जी2 में, और वो फिर कहां पर एंटर कर जाएगा, एम में, और एम में एंटर करेगा तो दो नए सेल बनेंगे, तो दोनों नए सेल में क्या खराब डीएनए आ जाएगा क्या? जी सर। तो क्या एस फेज से पहले पहले डीएनए को डैमेज को ठीक करना जरूरी है, या एस फेज में गया तो समझ लो आगे सेल में भी क्या हो जाएगा, खराब डीएनए चला जाएगा, तो क्या एस फेज से पहले डीएनए डैमेज को हमने ठीक करना होगा? यस सर। तो डीएनए डैमेज कहां पर रिपेयर होगा, डीएनए डैमेज रिपेयर अकर इन जीवन फेज, है ना, वो कहां पर होगा बेटा, जीवन फेज, ठीक है। तो जीवन से एस फेज में, जीवन टू एस फेज हम क्या बोल सकते हैं, चेक पॉइंट बोल सकते हैं, जहां पर चेक सेल चेक पॉइंट, इसको क्या बोल सकते हैं, चेक पॉइंट, ठीक है। टोटल कितने चेक पॉइंट होते हैं, टोटल चेक पॉइंट होते हैं हमारे सेल में, चेक पॉइंट्स की मैं अगर बात करूं तो कितने चेक पॉइंट होते हैं, एक होता है G1 टू S, ठीक है, एक और क्या होता है G2 टू M में भी होता है, और एक तीसरा चेक पॉइंट कहां पर होता है, M फेज में। कितने चेक पॉइंट होते हैं सेल के अंदर, ठीक है। चेक पॉइंट का मतलब चीजें देख सब सही है या नहीं है, वहां पर चेक होता है डीएनए सही है या नहीं है। तो चेक पॉइंट टोटल का कितने चेक पॉइंट है सेल के अंदर, G1 टू S, G2 टू M फेज, और एक तीसरा चेक पॉइंट कहां पर होता है, M फेज। कोई पूछे किस चेक पॉइंट में डीएनए डैमेज रिपेयर होता है, तो किस चेक पॉइंट में डीएनए डैमेज होता है, G1 टू S वाले में। आई बात समझ में, जी सर। कॉपी कीजिए। Completed sir. डन, Yes. सॉरी फॉर दैट। नाउ वी विल टॉक अबाउट ना एम फेज, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट एम फेज। हमने इंटरफेस देख लिया, हमने क्या बात कर ली, जीवन में क्या चेंजेस आते हैं वो देख ली। जीवन में क्या होते हैं, बेसिकली ग्रोथ होता है, उसके बाद एस में क्या होता है, डीएनए डुप्लीकेशन और सेंट्रियोल डुप्लीकेशन, याद करो, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन एंड हिस्टोन सिंथेसिस। और जी2 में क्या होता है, अगेन ग्रोथ, है ना। तो ग्रोथ इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ग्रोथ कभी भी रुकता नहीं है। नाउ वी विल टॉक अबाउट वेरी इंटरेस्टिंग फेज, दैट इज एम फेज, है ना। Now we will talk about M phase, ठीक है। Point to be noted here is it is the most dramatic phase. We call this phase as a most dramatic phase. Most dramatic phase, ठीक है। ड्रामा यानी ड्रामेटिक फेज का मतलब क्या है, यहाँ पर ड्रामा हो रहा होगा, सेल के अंदर ड्रामा हो सकता है क्या, ड्रामा तो इंसान करते हैं ना बेसिकली। तो ड्रामा का मतलब क्या होता है, जब ड्रामा होता है तो उसमें बहुत सारे उथल पुथल होती है, चीजें बहुत सारी उथल पुथल हो रही होती है ना, बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं। जैसे Yes. अगर ड्रामा चल रहा है, मतलब मान लो बंदर शो दिखा रहा है, तो उसमें बहुत सारे आदमी होते हैं ना, बहुत चहल पहल होती है। तो यानी कहने का मतलब सेल के अंदर भी क्या होता होगा, एम फेज में बहुत सारी चहल पहल आ जाती होगी। नहीं आ रही बात समझ में। इंटरफेज में क्या था, सेल शांत था, इंटरफेज में क्या था, शांत था। जैसे ही एम फेज शुरू हुआ, उसमें सेल के अंदर क्या शुरू हो गई, बहुत सारी उथल पुथल या चहल चहल पहल। चहल पहल समझ में आता है ना बेटा, जी सर जी। ठीक है। तो यानी कहने का मतलब इसमें बहुत सारी चहल पहल हो गई, उसको मैं लिख रहा हूं मेजर रीऑर्गेनाइजेशन अकर, मेजर
reorganization occur in न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। यानी देखो सेल के अंदर क्या है, एक तो न्यूक्लियस है और एक तो साइटोप्लाज्म है। तो न्यूक्लियस में भी बदलाव आ रहा है और किसमें बदलाव आ रहा है, साइटोप्लाज्म में भी बदलाव आ रहा है। तो मेजर रीऑर्गेनाइजेशन अकर इन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, मोस्ट ड्रामेटिक फेज बोल रहे हैं। ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट वुड बी वी कॉल दिस एज अ इक्वेशनल डिवीजन। एम फेज में क्या होगा, एम फेज में बेसिकली सेल डिवीजन होगा ना, बेसिकली एम फेज में बताया ना सेल डिवीजन होगा। हाँ, तो वी कॉल दिस एज अ इक्वेशनल डिवीजन। एम फेज को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। ये बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया तो या सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कि हम एम फेज को इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोलते हैं, व्हाई वी कॉल एम फेज एज अ इक्वेशनल डिवीजन। तो देखो इक्वेशन क्या होता है, जब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यस है ना। तो मैं देखो ये सेल था, ह्यूमन सेल, लेट दिस बी अ ह्यूमन सेल। तो कितने क्रोमोसोम होंगे, 46 क्रोमोसोम। ठीक है, तो डिवाइड करेगा और 2 सेल पैदा होंगे, है ना। 2 सेल पैदा हो गए, ये रहा एक सेल, ये रहा एक सेल। इसमें भी कितने क्रोमोसोम जाएंगे, 46 क्रोमोसोम। इसमें भी कितने क्रोमोसोम गए, 46 क्रोमोसोम। तो डिवाइड होने से पहले सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम। डिवाइड होने के बाद सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम। तो यानी LHS इक्वल टू RHS, यानी सेल डिवाइड होने से पहले जितने क्रोमोसोम होते हैं, डिवाइड होने के बाद भी उतने ही क्रोमोसोम सेल के अंदर रहते हैं। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है। और द थर्ड पॉइंट की बात करूं, इट इज अ प्रोग्रेसिव फेज। फेज इज क्या, फेज को मैंने क्या बोला था पिछले क्लास में, फेज क्या है, सेल के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं ना, उसी को मैंने क्या बोला, फेज बोला, है ना। तो प्रोग्रेसिव फेज, ये क्या है, प्रोग्रेसिव फेज। फेज का मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट चेंज। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है, प्रोग्रेस करना। प्रोग्रेस करने का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ते जाना, कहीं पर नहीं रुकना। तो सेल डिवीजन भी क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, रुकता उकता नहीं है, एक बार स्टार्ट हो गया तो स्टार्ट हो गया, है ना। तो प्रोग्रेसिव सेल डिवीजन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। सेल डिवीजन क्या है, इसका मतलब सेल डिवीजन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस। कॉपी कीजिए। हो गया सर, हो गया, वेरी फास्ट। वी डिवाइड एम फेज। अच्छा, हमने क्या बोला, वी हैव टॉक्ड अबाउट मेजर रीऑर्गेनाइजेशन अकर इन बोथ इन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, है ना। तो वी डिवाइड एम फेज इनटू 2 फेजेस। वी डिवाइड एम फेज इन 2 फेज, है ना। फर्स्ट वन इज कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस नाम सुना है बेटा, जी सर, नाम अभी तक जरूर सुना होगा अभी तक, है ना, काइनेसिस। ठीक है। और द सेकंड वन इज साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या होता है बेटा, कैरियोकाइनेसिस, व्हाट डू यू मीन बाय कैरियोकाइनेसिस। सर डिविजन ऑफ न्यूक्लियस। Very good. Division. Karyokinesis means division of nucleus, or we can say that nucleus divide into 2 equal half. है ना? What does this means? This means nucleus divides into 2 equal half. Nucleus divide into 2 equal half. And what does cytokinesis means? This means division of cytoplasm. अच्छा, cytoplasm का division होते ही cell will divide into 2 cell, है ना। तो division of cytoplasm which will complete cell division. तो फर्स्ट क्या होगा, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, उसके बाद क्या होगा, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, है ना। तो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म which completes cell division, है ना, which completes cell division. We divide the
वी डिवाइड कैरियोकाइनेसिस इन वेरियस फेजेस, है ना, वी डिवाइड द चेंजेस अकरिंग इन कैरियोकाइनेसिस इन वेरियस फेजेस। द फर्स्ट फेज इज प्रोफेज, प्रोफेज, ठीक है, देन मेटाफेज, देन मेटाफेज, anaphase, एनाफेज, वेरी गुड, एनाफेज, एंड फाइनली टीलोफेज, है ना, telophase, एनाफेज एंड लास्ट वन इज टीलोफेज, टीलोफेज, ठीक है। अच्छा, आपके लिए नीट के लिए क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट बन जाता है नीट के लिए, है ना। द लॉन्गेस्ट, इनमें से लॉन्गेस्ट कौन सा है? prophase, प्रोफेज, वेरी गुड, पढ़ा था, तुक्का मारा? पढ़ा था। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताओ, न्यू ईयर रिजोल्यूशन लिया आपने कुछ? आ, अभी तक नहीं लिया। अभी तक नहीं लिया? अच्छा, लेना तो बताना जरूर। वही जी बच्चे सर। बताते हैं यस सर इस बार अच्छे से पढ़ाई करनी है, उसके बाद कुछ दिनों के बाद पढ़ाई लिखाई वो नहीं होता सर, वो होता ही नहीं है। वो होता ही नहीं है। ठीक है, देखो जितना ज्यादा फ्री कर दोगे ना चीजों को, उतना ज्यादा क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। बच्चे पढ़ाई को क्या सोचते हैं, बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, तो सबसे लंबा क्या होता है बेटा? प्रोफेज, उसके बाद कौन सा होता है? टीलोफेज, उसके बाद आता है मेटा, उसके बाद आता है एनाफेज। आपको याद क्या रखना है? लॉन्गेस्ट इज अ प्रोफेज और शॉर्टेस्ट इज एनाफेज, है ना, anaphase, आपको बस ये याद रखना है। ठीक है, इतना कॉपी कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। हो गया सर। हो गया? बहुत फास्ट हो बेटा, लिखने से ज्यादा सुनने पे ध्यान देना, ठीक है। अच्छा, मैं अगर बात करूं सिचुएशन बिफोर प्रोफेज, यानी कहने का मतलब प्रोफेज से पहले क्या हुआ होगा सेल के अंदर, प्रोफेज से पहले क्या हुआ होगा? सिचुएशन बिफोर प्रोफेज, हमने देखो एक बात बताओ, क्या प्रोफेज से पहले वाली कहानी आपने नहीं पढ़ी? क्या हमने प्रोफेज से पहले की कहानी नहीं पढ़ी है क्या? ये पढ़ी बताइए। हाँ, तो हमने प्रोफेज से पहले क्या देखा था, क्या हुआ जी। था? देखते हैं। एक सेल था, ये मान लो सेल है ना, सपोज दिस इज अ सेल, ठीक है। इसके अंदर मैंने बनाया न्यूक्लियस, इसके अंदर मैंने क्या बनाया सेल के अंदर? न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बेटा? क्रोमेटिन मटेरियल होता है। क्रोमेटिन मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर होता है या नहीं होता है? जी ठीक है, सर। क्या क्रोमेटिन मटेरियल डबल हो गया है? जी सर। ठीक है, तो ये रहा क्रोमेटिन मटेरियल के अंदर क्या है? डीएनए है बेसिकली, तो मैं डबल बना रहा हूँ, दो अलग अलग कलर से बना रहा हूँ। तो मैं इसको कह सकता हूँ डीएनए बिकम्स डबल, डीएनए बिकम्स डबल बट इंटरवाइन, है ना। डीएनए क्या हुआ है? डीएनए बिकम्स डबल, डबल। डीएनए क्या हो चुका है? बिकम्स डबल बट इंटरवाइन, लेकिन आपस में क्या हुए हैं? उलझे हुए। अरे धागा क्या होता है, हमेशा उलझा उलझा रहेगा ना। जी इंटरवाइन, बट इंटरवाइन। उसके अलावा और क्या मैंने बताया था? उसके अलावा मैंने बोला था कि इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाना है। बहुत गंदा दिख रहा है, लेट मी ड्रॉ इट वन मोर टाइम। इस तरह का स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं इसको, अभी जो बनाया मैंने? सेंट्रियोल, सेंट्रियोल बोला था, है ना, जो कि किसका बना होता है? माइक्रोट्यूब्यूल का। और माइक्रोट्यूब्यूल किसका बना होता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन का। इनका ये एक सेंट्रियोल और ये मैंने बनाया दूसरा सेंट्रियोल। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, जब दो सेंट्रियोल ऐसे परपेंडिकुलर अरेंज सेंट्रोसोम। होते हैं? सेंट्रोसोम, वेरी गुड। तो सेंट्रोसोम भी क्या हो गए? डबल हो गए। सेंट्रोसोम भी तो डबल हो गया था ना प्रोफेज से पहले। जी सर। तो ये हमारी सिचुएशन थी प्रोफेज से पहले। अब हम देखते हैं कि प्रोफेज में क्या होगा। अब हम देखते हैं क्या कि प्रोफेज में क्या होगा, ठीक है। रेडी, नाउ वी विल टॉक अबाउट प्रोफेज। प्रोफेज, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, देखो ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है, इसको देखो, ये धागा है ना, इसको मैं पिछले पेज में ही बताता हूँ। ये धागा है ना, ये धागा है ना। इस धागे को मैं अगर कंडेंस करूं, क्या करूं? कंडेंस करूं, कंडेंस करूं, तो ये धागा को मैं शेप दे सकता हूं क्या? आपके हाथ में धागा है, धागे को ऐसे से कंडेंस करके अलग अलग शेप दे सकती है या नहीं दे सकती हैं आप? जी सर। ठीक है, तो इस धागे को मैं इस तरह से अगर शेप दे दूं, तो इसको क्या बोलते हैं? स्पिंडल फाइबर्स। अरे नहीं बेटा, ये धागा क्या था बेटा? ये धागा क्रोमेटिन है।
क्रोमेटिन। और क्रोमेटिन किसका बना है मैंने बताया था आपको। एक इसके अंदर क्या होता है बेटा, डीएनए होता है ना बेटा, डीएनए होता है। और दूसरा डीएनए पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। डीएनए पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। और यहाँ पर दूसरी क्या चीज होती है, हिस्टोन प्रोटीन होता है या नहीं होता है। हिस्टोन प्रोटीन पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव। कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। डीएनए क्या है बेटा, बहुत ही लंबा मॉलिक्यूल है। डीएनए कैसा मॉलिक्यूल है, बहुत ही लंबा लंबा। मॉलिक्यूल है। डीएनए क्या मॉलिक्यूल है, बहुत ही लंबा, कुछ इस तरह से। और ये रहा हिस्टोन प्रोटीन, यहाँ पर आए हिस्टोन प्रोटीन। ये डीएनए का लेंथ कितना होता है बेटा, अगर मैं लेंथ की बात करूं ह्यूमन डीएनए के, तो ये लेंथ होता है 2.2 मीटर। लेंथ इसका कितना है बेटा, लेंथ की मैं बात 2.2। करूं 2 मीटर। तो क्या सेल के अंदर इतना लंबा चीज, इतनी लंबी चीज फिट हो सकती है क्या, लेंथ वुड बी नहीं अराउंड, नहीं। तो क्या इसको छोटा करने की जरूरत है, इसके लेंथ को जी सर। 2.2 मीटर। तो इसको छोटा कैसे करेंगे, अगर मेरे पास इतना लंबा धागा है, इसको छोटा कैसे करूंगा, फोल्ड कर दूं, धागे को जी क्या कर दूंगा, फोल्ड कर दूंगा, है ना, जी या क्वाइल कर दूंगा। ऐसे लंबा सा धागा है, लेकिन उसको ऐसे ऐसे क्वाइल करके छोटा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो जी ये सर। देखो, ये देखो, तो ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये क्या है, हिस्टोन है। ये क्या है, हिस्टोन। हिस्टोन कैसा चार्ज है बेटा, पॉजिटिव। डीएनए नेगेटिव। क्या इनमें अट्रैक्शन होगा, तो ये मान लो ये डीएनए, ये क्या है बेटा, डीएनए, सिंगल डीएनए, है ना। अच्छा, यहाँ पर क्या आया, हिस्टोन प्रोटीन है। क्या है, हिस्टोन प्रोटीन। शायद मैंने पिछले क्लास में बताया होगा, लेकिन कोई बात जी नहीं, नहीं सर। याद आ रहा। सब भी समझ आया, वो कॉइलिंग होगा और उसके बाद उससे क्रोमैटिन फाइबर बनेगा। वेरी गुड। फिर देखो सेल। फाइलिंग हो गई। तो इसको मैं, जी जी। इसको दूर से अगर मैं देखूं, अगर दूर से देखूं तो बंदर नजर आ रहे थे। चलो पास आके देखा तो क्या देखा, कुछ नहीं। तो ये दूर से देखूं तो ये धागा बन गया, और ऐसा लग रहा है धागे पे ऐसे से बीट्स बन गए। जी सर। इसी धागे, ये जो धागा बना, इसी धागे को हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन फाइबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन फाइबर। अगर इस धागे को मैं और ज्यादा क्वाइल कर दूं, इस धागे को और ज्यादा क्वाइल कर दूं, तो क्या इस तरह का शेप ले लेगा, और इसी को जी। क्या बोलता हूं मैं। क्रोमोसोम। तो क्या आपको क्रोमोसोम समझ में आता है और क्रोमेटिन समझ में आता है। जी क्रोमोसोम क्या सर। है, सेम चीज है, बस क्वाइलिंग और ज्यादा कर दो तो क्या बन जाएगा, क्रोमेटिन बन जाएगा। ठीक है। तो मैं प्रोफेज की बात कर रहा हूँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ बेटा, प्रोफीज। प्रोफेज की। तो क्रोमेटिन स्टार्ट टू कंडेंस, यहां पर क्या होगा बेटा, क्रोमेटिन स्टार्ट टू कंडेंस। क्रोमेटिन स्टार्ट टू कंडेंस। क्रोमेटिन क्या करेगा, कंडेंस होना शुरू कर देगा। क्रोमेटिन क्या कर देगा, कंडेंस होना शुरू कर देगा। और जो सेंट्रोजोम है वो क्या है बेटा, सेंट्रोजोम बताया था जो बना था आपका, सेंट्रोजोम। जी सर। वो दोनों अपोजिट पोल पे जाने लगेंगे। सेल के एक ऊपर और एक नीचे, दो पोल नीचे। होते हैं ना बेटा, है ना। जी तो सर। सेंट्रोजोम जो है किसमें, सेंट्रोजोम बेटा सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है, याद रखिएगा। आपने पढ़ा होगा अपने सेल चैप्टर में, सेंट्रोजोम यस। आर फाउंड ओनली इन एनिमल सेल। तो मैं ब्रैकेट में एनिमल सेल लिख देता हूँ। सेंट्रोजोम एनिमल सेल में मूव टू अपोजिट पोल, विल मूव टू अपोजिट पोल। सेंट्रोजोम कहां पर मूव करने लगेंगे, अपोजिट पोल में मूव करने लगेंगे। ठीक है। उसके बाद सेंट्रोजोम से क्या अराइज हो जाएगा, स्पिंडल फाइबर अराइज। सेंट्रोजोम से क्या अराइज होगा, सेंट्रोजोम से तीसरा पॉइंट वुड बी स्पिंडल फाइबर विल अराइज। स्पिंडल, अच्छा स्पिंडल फाइबर किसका बना होता है बेटा, सर क्रोम डीएनए का होता है। नहीं 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 नहीं, बहुत कंफ्यूज हो गए। डीएनए, क्रोमोसोम तो अलग चीज है। उसके जी बाद सर। मैं क्या बोल रहा हूँ, सेंट्रोजोम एक अलग चीज था, है ना, सेंट्रोजोम अलग चीज था। इसपे से ना बेटा, ये देख रहे हो बेटा, ये इससे ना धागे लाइक स्ट्रक्चर बनेगी, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। क्या बनेगा बेटा, ये थ्रेड थ्रेड। लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। उसी को क्या बोल रहे हैं बेटा, आपको स्पिंडल फाइबर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, स्पिंडल फाइबर। तो स्पिंडल फाइबर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है बेटा, थ्रेड थ्रेड लाइक। लाइक स्ट्रक्चर। मैंने आपको बताया था कि सेंट्रोजोम भी किसका बना है, माइक्रोटिब्यूल का। और स्पिंडल फाइबर भी किसका बना है, माइक्रोटिब्यूल का। और माइक्रोटिब्यूल क्या होते हैं बेटा, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हुए स्ट्रक्चर होते हैं। क्या, ट्यूबुलिन प्रोटीन। यानी स्पिंडल फाइबर क्या है बेटे, बेसिकली प्रोटीन का बना हुआ स्ट्रक्चर है, धागा, प्रोटीन का बना हुआ धागा, है ना। कुछ भी समझ में नहीं आएगा, अगर आपको लगे मैं तेज पढ़ा रहा हूँ तो बता दीजिएगा। ठीक है। जी नहीं सर, वो थोड़ा कंफ्यूजन था ये फाइबर हाँ में। हाँ, कोई बात नहीं, वो तो आप बच्चे हैं, तो कंफ्यूजन इज वेरी जरूरी। कंफ्यूजन नहीं है तो फिर मजा कहाँ। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखो क्रोमेटिन कंडेंस होना शुरू हो गया, तो एक वक्त आएगा कि क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्या बनेगा, सोचो।
क्रोमेटिन कंडेंस होके क्या बनेगा? क्रोमोसोम। हाँ वेरी गुड। तो क्रोमोसोम, अच्छा क्रोमोसोम बनेगा, है ना, क्रोमोसोम। अच्छा यहाँ पर डीएनए का अमाउंट डबल हो चुका है। प्रोफेज में। प्रोफेज से पहले इंटरफेज में क्या होगा सेल? हमेशा ऑलवेज रिमेंबर, प्रोफेज से पहले क्या था? इंटरफेज। इंटरफेज में क्या आता है? एस फेज। एस फेज में डीएनए का अमाउंट क्या हुआ था? डबल हो गया था। डबल। तो क्या क्रोमो यहाँ पर जो डीएनए अमाउंट डबल हो चुका है ना, यही तो एम फेज में गया। देखो बेटा, देखो यहाँ पर डीएनए का अमाउंट क्या हुआ, यहाँ पर देखो कम क्रोमोसोम बनाया, क्रोमेटिड कम बनाया, यहाँ पर क्रोमेटिड क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। और यहाँ पर क्रोमेटिड कितना हो गया है? डबल हो चुका है, क्रोमेटिड डबल हो चुका है। और यही सेल, यही सेल कहाँ पे जा रहा है? एम फेज में जा रहा है। तो एम फेज में क्रोमेटिड डबल गया है या आधा गया है? डबल। सॉरी तो, हाँ डबल। तो कहने का मतलब अगर मैं इसको क्रोमोसोम में कन्वर्ट करूं तो कितना क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम बनता है? 2 क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम बनता है ना बेटा। जी सर। तो ये एम फेज में जो सेल होगा, एम फेज में जो सेल होगा, अगर उसको क्रोमोसोम में कन्वर्ट करूं उसके मटेरियल को, तो वो भी 2 क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम बनेगा। जी सर। ठीक है, वेरी गुड। तो यानी क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होना शुरू हुआ है। तो यानी स्टार्टिंग में क्या हुआ? प्रोफेज की स्टार्टिंग, देखो प्रोफेज क्या है? बेसिकली चेंज है ना। तो प्रोफेज के स्टार्टिंग में क्या हुआ? क्रोमेटिन कंडेंस होने लगा। और एंड होते होते क्या होगा? एंड होते होते क्या दिखेगा? कंडेंस हो चुका है तो मतलब क्या बन चुका होगा? क्रोमोसोम। क्या बन चुका होगा? क्रोमोसोम। 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 और कितने क्रोमेटिड? क्रोमोसोम विथ 2 क्रोमेटिड, विथ 2 क्रोमेटिड विजिबल, क्रोमेटिड विजिबल, यानी क्रोमोसोम दिखने लगेगा, क्रोमोसोम दिखने लगेगा। उसके बाद मैं बात करूं, क्या प्रोटीन बनने का काम पहले ही हो चुका था? जो भी प्रोटीन की जरूरत थी, हिस्टोन प्रोटीन से लेकर ट्यूबुलिन प्रोटीन, क्या हमने एस फेज और जी टू फेज में बना दिया था सब कुछ? आप देखना, कॉपी रिवाइज करना, तो मैंने 2-3 तरह के प्रोटीन बनवाए थे। एस फेज में यस हिस्टोन सर। बनाया था और ट्यूबुलिन प्रोटीन बनवाया था। यानी जो प्रोटीन बनाने वाला काम जो है वो कहां पर चलता है? इंटरफेज में। एस फेज। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन बताया था, है ना। यस ठीक सर। है। तो एक बात बताओ, प्रोटीन कौन बनाता है? राइबोसोम बनाता है। प्रोटीन जी फैक्ट्री या सर। राइबोसोम? मैं लिख देता हूँ, नहीं मालूम है तो मैं लिख देता हूँ। प्रोटीन कौन बनाता है? राइबोसोम्स। राइबोसोम। प्रोटीन फैक्ट्री की बात करूं, प्रोटीन कहाँ बनता है? तो राइबोसोम में बनता है। कहाँ पे बनता है? राइबोसोम में बनता है। कहाँ पर बनता है? राइबोसोम। ठीक है। अच्छा, आपने ये पढ़ा होगा कि सेल के अंदर क्या होता है बेटा? यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं कुछ स्ट्रक्चर, जी याद सर। करो। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम होता है या नहीं होता है? जी सर। और यहाँ से जो प्रोटीन बनता है, यहाँ से जो प्रोटीन बनता है वो कहाँ पर एंटर करता है? कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर में एंटर करता है क्या? गोल्गी बॉडी में। गोल्गी बॉडीज। और गोल्गी बॉडी में प्रोटीन का क्या हो जाता है? मॉडिफिकेशन होता है ना। जी प्रोटीन का सर। क्या होता है गोल्गी बॉडी में? मॉडिफिकेशन होता है। अच्छा, ये जो राइबोसोम है ये किसका बना होता है? मेड अप ऑफ। राइबोसोम किसका बना होता है? मेड अप ऑफ आर आर एन ए। कौन किसका बना होता है बेटा? आर आर आर। आर एन ए नाम की चीज होती है। जैसे डीएनए होता है ना बेटा, उसी तरह क्या होता है? आरएनए होता है। और ये आर आर एन ए कौन बनाता है? आर आर एन ए फॉर्म बाई, कौन बनाता है बेटा? न्यूक्लियोलस। राइबोस। नहीं नहीं, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस न्यूक्लियोलस। बनाता है। कौन बनाता है? न्यूक्लियोलस। तो एक बात बताओ, क्या ये न्यूक्लियोलस जरूरी है प्रोटीन के लिए? प्रोटीन बनाने के लिए क्या न्यूक्लियोलस जरूरी है? जी सर। क्योंकि न्यूक्लियोलस होगा तभी क्या बनेगा? आरआरएनए। आर आर। आरआरएनए बनेगा तो क्या बनेगा? राइबोसोम। और राइबोसोम होगा तो क्या बनेगा? वो प्रोटीन फैक्ट्री, जहां पर जाके प्रोटीन बनेगा। तो एक बात बताओ, प्रोटीन बनाने के लिए क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जरूरत है? काम आता है जी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जी सर। गोल्गी बॉडी भी काम आता है और जी न्यूक्लियोलस भी सर। काम आता है। लेकिन एक बात बताओ, सेल में अभी प्रोटीन बनाने की जरूरत है? नहीं। नहीं सेल सर। अभी क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। तो क्या मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, गोल्गी बॉडी, और क्या बेटा? गोल्गी बॉडी, और क्या? न्यूक्लियोलस, ये क्या न्यूक्लियोलस। होगा? गायब हो जाएगा। इस सेल के अंदर से क्या हो जाएगा? गायब हो जाएंगे। गायब हो जाएंगे मतलब क्या हो जाएंगे? कुछ समय के लिए गायब हो जाएंगे। न्यूक्लियोलस ये क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। ठीक है, इंटीग्रेट। क्यों डिसइंटीग्रेट होगी? अभी इनकी जरूरत ही नहीं थी, अभी सेल को जरूरत ही नहीं थी। उसके बाद सबसे लास्ट में क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या होगा बेटा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाएंगे? डिस। डिसइंटीग्रेट। यानी ये
ये जो मैंने बताया है ये पॉइंट कहां पर होगा, स्टार्टिंग में, प्रोफेज के स्टार्टिंग में होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये कहां पर हो रहा है, अर्ली प्रोफेज। कहां पर हो रहा है, अर्ली प्रोफेज, प्रोफेज, ठीक है। और ये कहां पर हो रहा है, ये कहां पर हो रहा है, ये 2 पॉइंट लेट प्रोफेज, लेट प्रोफेज। अच्छा, मैं पूछूं क्रोमोसोम कौन से फेज में दिखता है, प्रोफेज में दिखता है, मेटाफेज में दिखता है, एनाफेज में दिखता है, टेलोफेज में दिखता है क्रोमोसोम? सर प्रोफेज में। देखो, प्रोफेज में बना है, प्रोफेज में क्या है, एक चीज याद रखो, जहां पर बन रहा है ना उसके बाद वाले फेज में अच्छे से दिखेगा। तो कोई पूछे क्रोमोसोम क्लियरली विजिबल है, मेटाफेज। आ रही बात समझ में? क्रोमोसोम फॉर्म्ड इन प्रोफेज, अच्छे से विजिबल कहां पर होगा, अच्छे से कब दिखेगा, कौन से फेज में दिखेगा, मेटाफेज सर में। सर G2 से तो क्रोमोसोम आ रहा है ना? किससे, नहीं 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 बेटा, यहां पर मैं क्या बोल रहा था कि जो क्रोमोसोम का कंडेंसेशन, क्रोमोसोम बनेगा कैसे, जब क्रोमेटिन क्या करेगा, कंडेंस करेगा, है ना। तो जी देखो सर। यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन, ये ना नीट वगैरह में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यहाँ पर जीवन में क्या है, क्रोमेटिन है, यहाँ पर क्या है बेटा, क्रोमेटिन, यहाँ पर है क्या बेटा, क्रोमेटिन, यहाँ पर भी क्या है बेटा, क्रोमेटिन है, ठीक है। क्रोमोसोम कहां पर दिखेगा, तो कहां पर दिखेगा, एमपीएस के प्रोफेज में दिखेगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन के सेक के लिए, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए यहां पर मैंने क्या किया, जबरदस्ती मैंने क्या बोला, जीवन में जो क्रोमेटिन है उसको जबरदस्ती क्वाइल कर दे। तो जबरदस्ती क्वाइल कर देंगे तो क्या बनेगा, वो क्रोमोसोम बनेगा। है ना। लेकिन क्या जीवन में क्रोमोसोम दिखते हैं, क्या जीवन में क्वाइलिंग होती है, नहीं। क्या नहीं। जीटू में क्वाइलिंग होती है, नहीं। नहीं। क्वाइलिंग कहां पर होती है, एम फेज में, एम फेज के प्रोफेज में। आई बात समझ में? ओके सर। ठीक है। तो अब मैं डायग्राम से समझाता हूं, अब मैं किससे समझाता हूं बेटा, डायग्राम से। ठीक है, देखो अर्ली प्रोफेज में क्या हो रहा होगा, ये रहा न्यूक्लियस, अर्ली प्रोफेज में क्या रहा, न्यूक्लियस, और क्रोमोसोम धीरे धीरे दिखने भी लगेंगे, है ना, ये क्रोमोसोम दिख भी रहे, ठीक है। और सेंट्रियोल कहां पर मूव कर रहा होगा, टुवर्ड्स द पोल्स। ये टुवर्ड्स दी पोल, ये यहां पर आने की कोशिश करेगा। और सेंट्रियोल, दूसरा सेंट्रियोल भी अपना कहां पर जाना चाह रहा होगा, पोल की तरफ मूव कर रहा होगा, है ना, ये यहाँ पर मूव करेगा। तो ये क्या है बेटा, ये कौन सा डायग्राम है, ये वाला जो डायग्राम है ये किसका डायग्राम है, अर्ली प्रोफेज, किसका डायग्राम है, अर्ली प्रोफेज। और ये वाला जो डायग्राम मैं बना रहा हूँ ये किसका बनाऊंगा, लेट प्रोफेज। लेट प्रोफेज में क्या होगा बताओ, लेट प्रोफेज में क्या होगा। अच्छा, यहाँ पर मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बना दूं क्या, चलो बना देता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट डायग्राम से भी याद रहे, है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दिखेगा, इस पे राइबोसोम भी बना देता हूँ, क्या बना देता हूँ, चलो मैं राइबोसोम कलर से बना देता हूँ। ठीक है, राइबोसोम भी बना दिया। और क्या यहाँ पर न्यूक्लियोलस भी बना देता हूँ। न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस। के अंदर क्या बना देता हूँ, ये क्या है, न्यूक्लियोलस कहाँ पे पाया जाता है, ये न्यूक्लियस। न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है ना। और और मैं बनाना चाहूँ, और क्या बनाऊँ, आपका गोल्गी बॉडी, है ना, गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडी। यहाँ पर सब कुछ क्या हो गया होगा, गायब हो गया होगा, है ना। ठीक है, ये रहा सेंट्रोसोम, है ना, नीचे भी सेंट्रोसोम। अब देखो, ये सेंट्रोसोम के अराउंड ना क्या बन जाते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल अरेंज हो जाते हैं, क्या अरेंज हो जाते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल। क्या अरेंज हो गए, माइक्रोट्यूब्यूल। ये क्या है, ये है माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो किसका बना है, ट्यूबुलिन ट्यूबिलिन प्रोटीन प्रोटीन। का, किसका बना है, ट्यूबिलिन प्रोटीन का, ट्यूबिलिन प्रोटीन का, ठीक है। अच्छा, तो ऐसा ये जो स्ट्रक्चर बना ना, पहले सेंट्रोसोम था, लेकिन अब सेंट्रोसोम के अराउंड क्या आ गया, माइक्रोट्यूब्यूल। तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको इसको बोलते हैं एस्टर, क्या बोलते हैं बेटा, एस्टर। यहां पर भी क्या बनेगा बेटा, ये क्या होगा, एस्टर, क्या होगा, एस्टर। एस्टर, ठीक है।
अच्छा, अब मैं यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ब्रेक टूटा हुआ दिखा दूं? जी सर। टूट रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो रहा है? टूट रहा है ना? अच्छा, और अंदर क्या बन चुका होगा? क्रोमोसोम। अंदर क्या बन चुका होगा? क्रोमोसोम। और यहाँ क्रोमोसोम। से क्या फॉर्मेशन हो रहा होगा? यहाँ से क्या फॉर्मेशन हो रहा होगा? स्पिंडल फाइबर। क्या बन रहा होगा? स्पिंडल फाइबर। यहाँ से भी क्या बन रहा होगा? स्पिंडल फाइबर। ये क्या है हमारा? स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर। क्या आपको प्रोफेस समझ में आता है? आप लेट ज्वाइन किया आज आपने। ये भी किसका बना सर है? प्रोटीन। ज्वाइन तो पहले किया था पर एडमिट नहीं किया किसी ने। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। कहाँ से लिखना है बेटा आपको? सर यहाँ से हो गया मेरा लास्ट स्लाइड। अच्छा, ये कॉपी कर लीजिए। कंप्लीटेड सर। कंप्लीटेड। आई हैव बीन टोल्ड कि आज 1 ही घंटे की क्लास होगी आपकी, तो आज यहीं पे एंड करते हैं चीजों को।